नमस्कार दोस्तों। सच्चाई सीरीज़ के अध्याय 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वाई इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स, यानी क्यों अंग्रेज़ अपने यूरोपियन प्रतिस्पर्धियों के अगेंस्ट ज़्यादा सफल हुए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपियन शक्तियों का आना शुरू होता है सन 1499 यानी 1499 से, जब वास्को डी गामा ने यूरोप से इंडिया का सी रूट को ढूंढा और वो पहुँचे कालीकोट। वैसे तो वास्को डी गामा की ये जो बात है ये सन 1499 की है, पर 18वीं शताब्दी आते तक भारत में कई यूरोपियन शक्तियाँ स्थापित हुई, जैसे कि स्पेन, पोर्चुगल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन खुद। पर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटेन इन सारे ही राइवल यूरोपियन शक्तियों को मात देने में कामयाब हुआ? आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हम बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद इकलौती कंपनी नहीं थी, बल्कि वह ब्रिटेन के लोकल कंपनियों का एक समूह थी, जिसे कंट्रोल किया जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, जो कि चुने जाते थे एनुअल इलेक्शन पर, और जहाँ पे शेयर होल्डिंग जो थी कई बार इन्फ्लुएंस होती थी वोटिंग पर। और वहीं अगर हम बात करें इसी के मुकाबले राइवल कंट्रीज़ की, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच कंपनी की, तो वहाँ पे मोनार्क यानी कि राजा की हिस्सेदारी जो होती थी वो थी कंपनी में 60%। ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई फ्रेंच कंपनी के मुकाबले, क्योंकि फ्रेंच में 60% कंपनी का जो था वो क्राउन के अंडर था और कोई डेमोक्रेसी नहीं थी फ्रेंच कंपनी में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चुने जाते थे वो मोनार्क से विदाउट एनी इलेक्शन डायरेक्टली चूज़ कर लिए जाते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा ऑटोनॉमसली कार्य कर पाती थी कंपेयर टू इट्स राइवल। पॉइंट नंबर 2, नेवल सुपीरियॉरिटी। अगर हम बात करें रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन की, तो वो अपने ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक भी थी। अगर हम बात करें रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन की जीत जो कि उसने दर्ज करी स्पेनिश आर्माडा के ख़िलाफ़ और फ्रेंच के ऊपर, जो कि थी ट्रफलगार में, वो आज भी दुनिया याद रखती है कि कैसे रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन ने स्पेनिश और फ्रेंच नेवी को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें हराया और निस्तनाबूद कर दिया। भारत में भी ब्रिटेन जो था पोर्चुगीज़ को हराने में कामयाब रहा। इस पे हमने सच्चाई का आज सीरीज़ 2 इसी टॉपिक पर बनाया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो पूरी दुनिया में इंग्लैंड पहला देश था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जहाँ पे हमने स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन और पावर लूम जैसे आधुनिक मशीनों को देखा, जिन्होंने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मदद की और टेक्सटाइल, मेटलर्जी और स्टीम पावर जैसे नए सेक्टर्स को अपग्रेड और थ्राइव करने में सहायता दी, जो कि दूसरे राइवल कंपनीज़ कहीं ना कहीं 30 या 20-25 साल बाद शुरू कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक फ़र्स्ट कंट्री के तौर पर ब्रिटेन को एक फ़ायदा मिला, जिसने एक अपर एज देने में सहायता करी उसे। पॉइंट नंबर 4, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। अगर हम बात करें अंग्रेज़ी सैनिकों की यानी ब्रिटिश सोल्जर्स की, तो अपने राइवल्स यानी फ्रेंच और स्पेनिश सोल्जर्स के मुकाबले ब्रिटिश सोल्जर्स की ट्रेनिंग बेटर और वेल ट्रेंड, मतलब वो लोग थे, बेटर ट्रेनिंग हुआ करती थी। और एक बड़ा रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश कमांडर्स जो थे वो स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे, और उनका इलेक्शन जो होता था यानी उनको इलेक्ट जो किया था जाता था वो उनके वॉरफेयर एक्सपीरियंस पे किया जाता था, अनलाइक स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और फ्रेंच काउंटर पार्ट्स, जहाँ पे डायरेक्टली क्राउन ही इलेक्ट कर दिया करता था स्ट्रैटेजिस्ट को या फिर कमांडर्स को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था बेटर वॉर रेडी सिचुएशन में रहता था। पॉइंट नंबर 5, स्टेबल गवर्नमेंट।
तो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो अगर हम इतिहास के कुछ पहलुओं को छोड़ दें, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, तो एक मोटे तौर पर ब्रिटेन जो है एक स्थिर यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक एफिशिएंट मोनार्च के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है। अगर हम कंपेयर करें अदर काउंटर पार्ट्स जैसे कि फ्रांस को, तो उसने तो 1789 यानी 1789 में एक बहुत ही ख़तरनाक फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, और उसी के बाद हमने मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर का कोहराम देखा, और उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स ने तो यूरोप में ये बहुत ही बुरा प्रभाव डाला अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से बात करें। और आखिर में इन्हीं कारणों की वजह से फ्रांस को आखिर में अपनी दुश्मनी को गड्ढे में डालकर ब्रिटेन से इकोनॉमिक फेवर के लिए दोस्ती करनी पड़ी। और ये वही दौर था जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगभग 1800 साल यानी सन 1800 में आते आते दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो गई, जिसके कारण उसने अपने एशिया के सारे पोजेशंस जैसे कि मलक्का यानी मलेशिया और सिंगापुर भी ब्रिटेन को बेचकर एशिया को क्विट कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन को एक बहुत ही तगड़ा फ़ायदा मिला। पॉइंट नंबर 6, लेसर ज़ील फॉर रिलीजन। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो अगर हम उसको कंपेयर करें स्पेनिश और पोर्चुगीज़ और डच रूल से, तो ब्रिटेन यानी ब्रिटिशर्स को कम कट्टर माना जाता था कंपेयर टू अदर यूरोपियन राइवल्स। क्योंकि अगर हम बात करें पोर्चुगीज़ की, तो उन्होंने गोवा में जैन लोगों को पूरी तरह से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं ये लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी इनका एक बड़ा मोटिव था। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वो स्पेन और पोर्चुगल के मुकाबले थोड़े कम कट्टर थे, और उनका पहला एक ही मोटिव था प्राइमरी, जो कि था ट्रेड प्रॉफिट्स, जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटेन को विस्तार करने में और दूसरे देशों को हराने में एक अहम भूमिका निभाई। पॉइंट नंबर 7, यूज़ ऑफ डेट मार्केट। ब्रिटेन ना कि मिलिट्री एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ही दम पर नहीं, बल्कि इकोनॉमी के दम पर भी दूसरे देशों से बेहतर साबित हुआ। इसका बड़ा कारण था मिड 18th सेंचुरी आते आते वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई इंग्लैंड में ही, जिसने गवर्नमेंट डेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मार्केट इन्फ्लोज में, वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्राइमरी एग्जाम्पल स्थापित किया, जिसने ना केवल ब्रिटेन की इकोनॉमी बल्कि उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी एक मेजर बूस्ट दिया, जिसके कंपैरिजन में उसके जो राइवल्स थे जैसे कि फ्रांस, वो कभी कोप अप ही नहीं कर पाए उतना डिफेंस एक्सपेंडिचर में जितना ब्रिटेन कर पाया, जिसने कहीं ना कहीं एक अपर हैंड दिया ब्रिटेन को और मदद की ब्रिटेन को एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने में। तो ये थे 7 कारण इन 7 मिनट में, जिस पे हमने बात की कि कैसे अंग्रेज़ी हुकूमत दूसरे यूरोपियन शक्तियों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल रही और ज़्यादा कामयाब रही। धन्यवाद।